हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है स्ट्रेंजर्स अगेन। ये कहानी सच में बहुत ही अनोखी है एंड इसका एंड आपको इमोशनल कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना क्योंकि ये कहानी आपका समय डिजर्व करती है एंड इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं, इसलिए आप उनके नेम की जगह मेरे नरेशन पर ज़्यादा गौर करना ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने वाले सीन से। हम युन नाम के एक बंदे को पहाड़ की चोटी पर लटका हुआ दिखते हैं। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, तभी चलते हुए सामने से उसकी एक्स वाइफ वहां आती है और उसे ऐसे सिचुएशन में देख पूछती है, तुमने अब तक डिवोर्स एलिमनी के पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए? वो कहता है, पहले जान तो बचा लूं। जिस पे वो कहती है, स्माइल करो ताकि तुम्हारे फेस से फोन अनलॉक हो सके, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगी। मौत गले पे देख बंदा क्या ही करता, वो घबराहट में ही एक बड़ी सी स्माइल देता है। अचानक उसका हाथ फिसलता है और वो सीधा नीचे गिरता है। वहीं उसकी वाइफ हारा देखती है उसके बैंक में तो बैलेंस है ही नहीं। यहाँ से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हारा एक बहुत ही मशहूर डिवोर्स लॉयर थी। कोरिया में उसे द गॉडेस ऑफ लिटिगेशन कहा जाता था। उसकी उम्र 35 ईयर्स थी एंड उसका एक हस्बैंड रह चुका था युन। वो भी एक डिवोर्स लॉयर था। 10 साल रिलेशन और शादी में रहने के बाद उन दोनों का खुद भी डिवोर्स हो गया क्योंकि युन ने एक दूसरी लड़की के साथ हारा को चीट किया था। अब गलती युन की थी तो उसे कानून के मुताबिक अपनी एक्स वाइफ को एक बड़ा अमाउंट डिवोर्स एलिमनी के रूप में देना होगा। पर जब से युन हारा से अलग हुआ था तब से ना ही उसके पास केसेस आ रहे थे और ना ही उसकी ठीक से इनकम हो रही थी। एक शाम वो न्यूज़ में देखता है हारा का इंटरव्यू लिया जा रहा था। वहाँ अचानक कुछ गुंडे उसे देख पकड़ लेते हैं और युन को बहुत मारते हैं। ये लोग लोन शार्क्स थे और युन से अपना हिसाब लेने आए थे। युन की हालत सच में बहुत खराब थी। उसके पास ना ही किराए देने के पैसे थे एंड उल्टा जिन एनजीओस को वो पैसे देता था उनसे आज वो वापस अपने पैसे मांग लेता है। दूसरी तरफ हारा इंटरव्यू के बाद घर लौट रही थी। तभी एक बंदा उसके पास आकर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है, कोरिया की फेमस एक्टर दोवन चाहते आप उनका केस लो। अगले सीन में हारा अपने फर्म में आ जाती है जहाँ उसके सीनियर और उसके कलीग जो आपस में डिस्कस कर रहे थे, कोरिया का फेमस सेलिब्रिटी आखिर हमारी छोटी सी फर्म के किसी लॉयर को केस लड़ने क्यों देगा? वो देश के बेस्ट लॉयर्स के पास भी तो जा सकता है। उनमें से एक हारा की बेस्ट फ्रेंड बीवी बताती है, शायद इसीलिए क्योंकि बड़ी फर्म्स ने उसका केस ठुकरा दिया। हारा फिर दोवन से मिलने जाती है। वहाँ पर एक्टर दोवन उसे सब कुछ अच्छे से बताता है कि दरअसल वो हारा से चाहता है कि वो उसकी वाइफ पर केस करे और उसे 5 बिलियन वॉन की रकम एज एन एलिमनी मांगे क्योंकि उसकी वाइफ ने दोवन को किसी और के साथ चीट किया था। वो हारा को एक एग्रीमेंट भी दिखाता है जिसमें उन दोनों ने साइन किया था। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर किसी पार्टनर ने चीट किया तो डिवोर्स की शर्तें क्या होंगी और बदले में उसे क्या मिलेगा। लेकिन कोरिया में ऐसे एग्रीमेंट्स को नहीं माना जाता। इससे बड़े फर्म्स ने एक्टर दोवन के केस को लड़ने से इनकार कर दिया था। दोवन दरअसल अपनी वाइफ से एक एक्टिंग सेट पे मिले थे और उससे वो बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो उसे चीटिंग के लिए बदला चाहते थे। अब फर्म के अंदर मिस यो जो हारा की सीनियर थी वो उसे कहती है, तुम्हें किसने कहा था फेमस एक्टर का केस लेने के लिए? वहां पर हम साफ तौर पर देख पाते हैं हारा ने ये केस इमोशनल होकर लिया था क्योंकि उसे भी रिश्ते में धोखा मिल चुका है। तभी अचानक कमरे में एंटर करता है युन। उसे देख सभी चौंक जाते हैं क्योंकि युन हारा का एक्स हस्बैंड था। अचानक वो फर्म के दूसरे सीनियर मिस्टर हानगिल आकर बताते हैं, अब से ये भी हमारे साथ ही काम करेगा। हारा का गुस्सा ही देख 7वें आसमान में था। वो कंपनी छोड़ने के लिए भी तैयार थी लेकिन वो किसी भी हाल में युन के साथ काम नहीं करने वाली। पर मिस्टर हांगिल उसे अकेले में समझाते हैं, युन सच में बदल चुका है, उसे एक मौका तो देकर देखो। पैसे भी मैं तुम्हें उसे शादी करने थोड़ी ना कह रहा हूँ। अब अगले दिन हारा एक्टर दोवन के साथ उसकी वाइफ और उसके लॉयर से मिलने जाती है सेटलमेंट के लिए। लेकिन वहाँ दोवन की वाइफ उल्टा उस पर ही केस करने वाली थी। पैसे देने के बदले वो उससे ही पैसे मांग रही थी क्योंकि उनके पास प्रूफ थे कि दोवन मेंटली अनस्टेबल है। हारा ये देख चौंक जाती है। अब शाम को वो केस के ऊपर और रिसर्च करी थी। तभी उसके ऑफिस में युन एंटर करता है। उसे देखते एकदम गुस्सा हो गई थी पर उसे शांत करते हुए युन एकदम फ्लर्टिंग लाइंस में कहता है, क्या तुम फिर से मेरे साथ वो करना चाहोगी? ये सुन हारा एकदम चौंक जाती है। वो पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पे वो कहता है, मेरे पास इस केस को लेकर एक बहुत ही अच्छा क्लू है। अगर इस क्लू से तुम इस केस को जीत जाती हो तो प्लीज मुझे यहाँ फर्म में रहने देना क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। अब अगर इनकम नहीं होगी तो मैं तुम्हारे डिवोर्स एलिमनी के पैसे कैसे चुकाऊंगा? अब अगले दिन कोर्ट में दोवन की वाइफ का पलड़ा भारी था। वो लोग दोवन की थेरेपिस्ट की मदद से ये ऑलमोस्ट प्रूव कर देते हैं कि दोवन मेंटली अनस्टेबल हो चुका है और ऐसे में उसकी वाइफ उसके साथ कैसे रहेगी, इसलिए वो उसे डिवोर्स दे रही है, ना कि चीटिंग की वजह से। जज दूसरे लॉयर की स्टेटमेंट सुनने के बाद हारा से कहते हैं, क्या आप थेरेपिस्ट से काउंटर क्वेश्चंस करना चाहोगे? हारा कहती है नहीं।
दोवन की शक्ल पे ये देख 12 बज गया था कि कहीं ये मुझे हरवा ना दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कल रात को युन ने हारा से क्या कहा था और उसी क्लू को अब हारा यूज करती है। वो विटनेस बॉक्स पे दोवन की वाइफ को बुलाती है और उसे पूछती है कि आप दोवन के थेरेपी के बारे में पहले से जानते थे। वो कहती है हाँ। हारा कहती है फिर भी आप उसके साथ क्यों थे? वो कहती है क्योंकि मैं उसे प्यार करती थी। हारा कहती है क्या ये प्यार आज अचानक खत्म हो गया? उसकी वाइफ ये सुन कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद हारा कहती है दोवन की वाइफ को ऑलरेडी दोवन की कंडीशन के बारे में पता था, स्टिल वो उसके साथ थी। ये शो करता है उसे उसकी कंडीशन से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि वो अब अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से डिवोर्स दे रही है उसे। कोर्ट वहां पर दोवन की वाइफ को गुनहगार ठहराती है और उसके बाद वो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं एंड एक बड़ा अमाउंट दोवन को दिया जाता है। पर इसके बावजूद दोवन हारा से खुश नहीं था। हारा उसे पूछती है आखिर क्यों, जिस पे दोवन बताता है तुमने कोर्ट में मेरी वाइफ के चीटिंग को प्रूफ नहीं किया, जबकि मेन बात यहाँ पर यह थी कि उसने चीट किया है मुझे। हारा कहती है आपको पैसे तो मिल रहे हैं ना, और वैसे भी बिना सबूत के मैं ये कैसे करती। तभी दोवन के जासूस का उससे कॉल आता है। वो बताता है सर आपकी वाइफ का अफेयर आपके बॉडीगार्ड के साथ चल रहा है। ये सुन हारा और दोवन एकदम चौंक गए थे, क्योंकि ये बॉडीगार्ड वही था जो 24 घंटे दोवन के साथ रहता था। और उसी ने दोवन के केस को लड़ने के लिए हारा को ढूंढा था ताकि हारा जानबूझकर केस को जीत जाए एंड वंस एंड फॉर ऑल उनका डिवोर्स हो जाए, ताकि बॉडीगार्ड दोवन की वाइफ से शादी कर सके। ये बात दोवन का दिल तोड़ देती है। वो अपनी वाइफ को हंसते हुए जाते देखकर उसे मारने जा रहा था, लेकिन फिर वो बीच में ही रुककर उसे नहीं मारता। उसे इतना ज्यादा टूटा हुआ देखकर हारा उसकी कार में आकर उसे कहती है मेरे हस्बैंड के साथ मैं 10 साल थी, हमारा रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग था, पर फिर हमारा डिवोर्स हो गया। इससे मैंने एक चीज सीख ली, असली खुशी सिर्फ एक चीज से हमें मिल सकती है। दोवन कहता है कौन सी चीज? हारा बताती है वो काम करने से जो हमें सच में पसंद हो। अब हारा ऑफिस में केस जीत कर आती है तो न्यूज में उसे पता चलता है दोवन अगले कुछ दिनों में हॉलीवुड के लिए निकल रहा है। वो अपनी एक्टिंग करियर को परस्यू करेगा, अपने टैलेंट को और निखारेगा। वो इंटरव्यू में कहता है किसी खास इंसान ने मुझसे कहा था असली खुशी है उस काम को करने में जो हमें सच में पसंद हो। हारा को ये बात बहुत पसंद आती है। तभी अचानक उसके कमरे में एंटर करता है युन। अब वो उसे कहता है अब क्योंकि मेरे दिए क्लू से तुम केस जीत गई तो डिनर पे चलना पसंद करोगी? वो थोड़ा सोचने के बाद कहती है ठीक है, पर एज अ कपल बिल्कुल नहीं। वो उसे एक रोमांटिक जगह पर लेकर आया था। हारा को लगता है ये बंदा वापस से सब कुछ शुरू करना चाहता है क्या, लेकिन तभी जब वो देखती है वो हमें और उसे दोनों को शॉक में डाल देता है। एक्स हस्बैंड खुद अपनी एक्स वाइफ को एक ब्लाइंड डेट पे लेकर आया था और उसने अपने ही दोस्त मिन को सामने बैठा दिया था अपनी एक्स वाइफ को डेट करने के लिए। मिन युन को अपने बड़े भाई के जैसे मानता था और वो हमेशा से हारा को पसंद करता आया था, इसलिए युन उन्हें साथ में छोड़कर खुद बाहर आ जाता है। हारा अचानक ये सब देख समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। वो ये सब कुछ अपनी बेस्ट फ्रेंड बीवी से शेयर करती है जो युन जैसे लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसका मानना था अगर एक बार किसी ने चीट कर दिया तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। वो हारा को सजेस्ट करती है तुम मिन को डेट करो और फिर अपने हस्बैंड को मैसेज कर बताना कि वो उससे कितना ज़्यादा बेटर है, इससे तुम्हारे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आएगा। मिन वैसे एक परफेक्ट टाइप बंदा था। वो यूएसए था, उसे इंग्लिश आती थी, एक अच्छी जॉब थी, उसकी फैमिली भी बहुत ही अमीर थी, साथ ही दिखने में भी वो बहुत ही खास था। लेकिन हारा पता नहीं क्यों उसके साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। और फिर से फर्म में एक नया केस आता है। एक लड़की अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती थी। रीजन था उनके रिलेशन में लैक ऑफ इंटीमेसी, लेकिन हस्बैंड डिवोर्स देने से इनकार कर देता है। हारा इस केस को लेती है और उसके पीछे पीछे युन भी उसका पार्टनर बन जाता है। कोर्ट में भी कुछ अच्छे से फिलहाल प्रूफ नहीं हो पाता। खुद का मन शांत करने शाम को हारा मिन से मिलती है और उनके बीच बहुत बातें होती हैं। जिस बीच कार में वो उसे किस करने जा रही थी, लेकिन मिन पीछे हट जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हारा ने ब्रश नहीं किया था। ऐसी घंघोर बेइज्जती के बाद हारा का हौसला टूट जाता है, लेकिन अगले दिन मिन खुद से उसके क्लोज आता है और दोनों एक बहुत ही प्यारा केस शेयर करते हैं। इस दौरान वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे और एक दूसरे को समझने भी लगे थे। वहीं दूसरी तरफ यून जाता है हस्बैंड से मिलने और पूछता है प्रॉब्लम क्या है। फिजिकल बात सुनते ही हस्बैंड को बुरा लग जाता है और वो उससे बात ही नहीं करता। बाद में जब हारा उसे मिलती है तो हारा अपनी चालाक कन्वर्सेशन स्किल से उसे उगलवा लेती है कि आखिर बात क्या है। जैसे हस्बैंड को हेयर फॉल हो रही थी, वो एक मेडिसिन लेकर आया था जिसके साइड इफेक्ट्स में उससे फिजिकल इंटीमेसी की ड्राइव खत्म हो गई और इसी वजह से वो अपनी वाइफ से क्लोज नहीं जा पा रहा था। हारा कहती है इतनी सी बात तुम उसे पहले नहीं बता सकते थे, वैसे अच्छा ही है डिवोर्स के नाम पर फ्री के पैसे मिल गए। आखिरकार वो उसे वहां पर समझा देती है कैसे उसे अपनी वाइफ के साथ अब बात करनी है। इसके बाद एक नई केस की विक्ट्री में वो सभी पार्टी कर रहे थे। अब कुछ दिनों बाद हारा मिन के साथ एक रेस्टोरेंट पर डिनर डेट के लिए गई थी। वहां पर वो नोटिस करती है युन किसी और लड़की के साथ वहां पर आया हुआ था। वो उसके पीछे जाती है। वो गौर करती है वो लड़की थी सोही। सोही दरअसल वही लड़की है जिसके लिए युन ने हारा को चीट किया था, पर बाद में सोही और युन भी अलग हो गए थे। आज उन्हें साथ में देख उसे बहुत गुस्सा आता है।
वो सामने से जाकर उनसे मिलती है और सोही से कहती है, दूसरों के हस्बैंड पे नजर रखने का शौक है ना तुम्हें? जिस पे सोही कहती है, तुम तो किसी और के साथ आई हो एंड यून तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना है, तभी तुम यून को याद कर रही हो। यून ये देख उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ वो दोनों डेट पे नहीं आए थे, बल्कि सोही अपने हस्बैंड के पास से अपने चाइल्ड की कस्टडी लेना चाहती थी, क्योंकि वो उससे अब अलग रहती है, पर उनकी बेटी हस्बैंड के पास है। हारा सोही से बदला लेने उसके हस्बैंड की लॉयर बन जाती है और ये देख यून पागल हो जाता है कि वह हारा को अब कैसे समझाए, यहाँ जैसा वो सोच रही है वैसी कोई बात नहीं है। कोर्ट में पहले ट्रायल के दिन हारा जीत रही थी, क्योंकि वो लोग प्रूफ कर देते हैं कि सोही खुद अपनी बेटी को छोड़ कर गई थी और वो एक इररिस्पॉन्सिबल मदर है, तो उसे कस्टडी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। हारा आज बहुत खुश थी, उसने पहले ही ट्रायल के दिन सोही और यून दोनों को अच्छा मजा चखा दिया था। यहाँ पर फायदा सिर्फ सोही के हस्बैंड का हो रहा था। इसके बाद वो उसके कलीग्स ड्रिंक्स पे जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं बीवी जब घर लौट रही थी तब उसे सीवक दिखता है। ये कंपनी का एक डिसिप्लिन पर्सन है और थोड़ा पुराने ख्यालात रखने वाला भी। वो मॉडर्न लोगों के मल्टीपल डेटिंग और पार्टनर्स वाली चीज़ों से अग्री नहीं करता और पहले के जैसे एक लविंग वाइफ और फैमिली को पसंद करता है। आज उसने जिस परफ्यूम का यूज़ किया था वो बीवी का फेवरेट होता है। वो उसे स्मेल करने उसके क्लोज आती है एंड अगले सीन में हम उन दोनों को बेड पे देखते हैं। दोनों कल रात फिजिकली साथ थे। अब इस दिन के बाद से बीवी और सिवुक कई बार ऐसे ही मिलने लगते हैं। बीवी उसके साथ रिलेशन के लिए तैयार नहीं थी, जबकि सिवुक उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई और चारा ना देख यून और सोही डिसाइड करते हैं उन्हें असली सबूत अब प्रेजेंट करने होंगे ताकि उन्हें बच्चे की कस्टडी मिल जाए। और ये सबूत थे कि सोही के हस्बैंड अक्सर सोही को मारते थे, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई, पर बाद में वो अपनी बेटी की कस्टडी अब लेने आई है। ये रिपोर्ट्स जो यून ने कल कोर्ट में दिखाने के लिए तैयार किए थे उन्हें छिपकर बीवी हारा के ऑफिस में ले आती है और हारा को लाकर दिखाती है। हारा ये देखने के लिए इसलिए राजी हुई थी क्योंकि पिछली रात उसने यून के घर से सोही को बाहर निकलते देखा था और उसे ये देख लगता है अब तक यून उससे फिजिकली क्लोज है एंड एक रिलेशन बनाकर है। अब हारा किसी भी हाल में इस केस को हारना नहीं चाहती थी, सो वो खुद भी एक प्लान के साथ रेडी थी। कल कोर्ट में जैसे ही जज सोही के पक्ष में डिसीजन सुनाने वाले होते हैं तभी हारा पूरा केस का रुख ही बदल देती है। वो कहती है सोही ने किसी मारपीट की वजह से घर नहीं छोड़ा, बल्कि वो अपने ही लॉयर के साथ एक अफेयर में थी, इसलिए उसने घर को छोड़ दिया। और वहां पर वो यून और सोही के चैट मैसेजेस को भी दिखा देती है, जिसे दिखाकर यून ने डिवोर्स लिया था। यून ये देख एकदम पागलों की तरह कोर्ट में कुछ कहने की कोशिश करने लगता है, पर कह नहीं पाता। उसे एक डर सता रहा था। पर फिर उस बच्ची को देख वो एक बहुत ही बड़ा राज रिवील करता है कि उसने कभी भी हारा को किसी और लड़की के लिए चीट किया ही नहीं और यून का रिलेशन एक झूठ था ताकि हारा उसे डिवोर्स दे दे। और ये चैट्स नकली हैं जो उसने खुद ही फेक बनवाए थे। जज इन लोगों का ड्रामा देख कहती है तुम लोगों ने कोर्ट को सर्कस समझ रखा है क्या? वो कोर्ट को डिसमिस कर देती है। हारा ये सुन एकदम चौंक गई थी। वो यून से बस ये जानना चाहती थी क्या उसने जो कोर्ट में कहा वो सच है। क्या उसने सच में सोही के साथ हारा को कभी चीट नहीं किया? वो कहता है नहीं, ऐसा उसने कभी नहीं किया। हारा पूछती है फिर तुमने डिवोर्स मुझसे लिया ही क्यों? यून कहता है क्योंकि मैं शादी से थक चुका था। वो कहती है सिर्फ इसीलिए? क्योंकि तुम शादी से थक चुके थे तुमने डिवोर्स ले लिया और अब तक इतना बड़ा अमाउंट भर रहे हो, क्या तुम पागल हो? फिर वो पूछती है पिछली रात तुम्हारे घर से सोही क्यों बाहर आ रही थी? शायद अब तुम दोनों का रिलेशन हो। वो बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे घर से इसलिए बाहर आ रही थी क्योंकि वो सोही का ही घर है, मैं उसके घर पे ही रेंट पे रहता हूँ, उसकी फैमिली ने मुझे ये सस्ते में दिया है। हारा को ये सुन बहुत पछतावा हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं हारा के दिमाग में दो थॉट्स बार बार आ रहे थे। एक तरफ उसे एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील हो रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने कभी भी उसे चीट नहीं किया, पर दूसरी तरफ वो कंफ्यूज भी थी कि यून ने रिलेशन खत्म किया ही क्यों और वो ये बात क्लियरली क्यों नहीं बता रहा। इस दौरान सोही का हस्बैंड गौर करता है कि सोही का केस मजबूत हो रहा है और हो ना हो अगले दिन ट्रायल में वो उसकी बेटी की कस्टडी उससे ले लेगी। इसी कारण वो सोचता है अपनी बेटी के साथ फॉरेन भागने का। वो हारा को ये बात बता देता है जिस पे वो उसे मना करती है। वो कहता है कोरिया के कानून के मुताबिक मुझे इसकी कोई सज़ा नहीं होगी, तो मैं तो यही करूँगा। अगले दिन वो एयरपोर्ट पहुँच गया था अपनी बेटी के साथ। वहाँ उसे कुछ बिजनेस के कॉल्स आने लगते हैं तो वो इसमें बिजी हो जाता है। उसकी बेटी को वॉशरूम जाना था तो वो उसे रास्ता बता देता है, लेकिन वॉशरूम से लौटते वक्त वो बच्ची भीड़ में भटक जाती है और एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। जब हम देखते हैं एक ट्रक उसे उड़ा देता है। अब अगले सीन हम देखते हैं हारा, यून, सोही। जैसे इन सबको इस बारे में पता चलता है वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यून उस बच्ची की परवाह ऐसे कर रहा था मानो वो उसकी खुद की बेटी हो। वो हारा पे इस वजह से बहुत नाराज भी होता है कि तुम्हें सब कुछ पता था, वो फॉरेन भाग रहा है, फिर भी तुमने उसे रोका नहीं। हारा इससे पहले कुछ कहती, सोही सामने से आकर कहती है इसमें गलती मेरी है, हारा की नहीं, तुम उसे क्यों दोष दे रहे हो? हारा को इस बात का बहुत दुख पहुंचा था कि यून ने उस पर ऐसे इल्जाम लगा दिया बिना पूरी बात को जाने। वो नम आंखों के साथ कहती है मैंने उस आदमी को समझाया था कई बार, अब तुम बताओ मैं उसे कैसे रोकती? अगले दिन पर्सनली उस बच्ची से वो मिलने चाहता है एंड कुछ दिनों में वो पहले से बेटर हो गई थी। हमें बताया जाता है सोही को उसकी कस्टडी अब मिल गई थी और अब से वो
अपनी बेटी के साथ ही रहेगी। एक बार वो अपनी मदर के घर पे जाती है, वो अपने कमरे में आ जाती है और ड्रॉअर को ओपन करती है। वहाँ उसे एक फोटोग्राफ मिलता है। ये फोटो थी 10 साल पहले की। हम देख पाते हैं आखिर कैसे हारा और यून की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। यून एक नर्ड बंदा था और हारा एक एक्सप्रेसिव लड़की। दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे और अक्सर सेम बस में ट्रैवल करते थे। एक दिन वो उससे एक गाने का नाम पूछती है जो वहाँ पर प्ले हो रहा था। यून को इस गाने का नाम नहीं पता था, पर अगले दिन वो ये पेपर पर लिखकर उसे ला कर देता है। पर वो कहती है, मैंने तो ये कल ही घर जाके सबसे पहले ढूंढ लिया। तो वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ इस सिंगर के कॉन्सर्ट पे चलना पसंद करोगी? वो कहती है, ठीक है, पर तुम इतना डर डर कर क्यों पूछ रहे हो? दोनों फाइनली कॉन्सर्ट पे जाते हैं। ये एक तरह से उनकी पहली डेट थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। अब प्रेजेंट में हारा अपनी मदर के घर से अपने घर आ जाती है। जब पार्किंग लॉट पे उसे मैन दिखता है, वो उसके साथ उसके घर आ जाता है। दोनों बातें करते हैं एंड हारा के लिए यहाँ मुश्किलें खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसके दिल में युन जो उसका एक्स हस्बैंड है उसके लिए इमोशंस दोबारा जाग उठे थे, और दूसरी तरफ मैन जो उससे बेइंतहा प्यार करता था। अब हम देखते हैं एक शाम हारा मैन के घर जाती है। वहाँ वो दोनों फिजिकली क्लोज आने वाले थे, लेकिन तभी उन दोनों को साथ में मैन की मदर देख लेती है जो आज ही बाहर से लौटी थी। वो हारा को ऐसे देखकर एकदम घबरा जाती है कि नई लड़की मेरे बेटे के घर पे क्या कर रही है। बाद में मैन उन्हें सबको समझा देता है एंड वो तीनों साथ पे एक फैमिली लंच पे जाते हैं। जब मैन की मदर हारा को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्सेप्टेंस दिखा रही थी। उनकी फैमिली बहुत ही अमीर थी एंड हारा रिलेशन को इतनी तेजी से आगे बढ़ता देख बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। वहीं केस जीतने के बाद अक्सर सोही और उसकी बेटी युन से मिलने आने लगते हैं, और सोही तो युन से यहाँ तक पूछ लेती है क्या वो उसकी बेटी का फादर बनना चाहेगा। युन और सोही की डॉटर में एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड था। यही नहीं, सोही से भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। साथ ही सोही की फैमिली युन को बहुत पसंद भी करती थी, लेकिन फिर भी युन उस ऑफर को मना कर देता है। यहाँ कोई तो बात थी जो युन को रोक रही थी। अगले दिन ऑफिस में ये बात वो हारा से भी शेयर करता है कि उसने सोही को मना कर दिया, जिस पे हारा उससे कहती है, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुमने सोही को रिजेक्ट कर दिया, तुमने अपनी मदर तक को छोड़ दिया जो अकेली रहती है। पूरी जिंदगी अकेले रहकर आता है क्या? कुछ देर बाद जब ऑफिस में सब लोग मीटिंग के लिए आते हैं तो वहाँ सिर्फ युन प्रेजेंट नहीं था। हारा पूछती है, युन कहाँ पर है? सिवुक बताता है, युन वो तो सालों बाद अपनी मदर से मिलने गया है। ये सुन हारा के फेस पे एक स्माइल आ जाती है कि युन ने उसकी बात को सुना। फिर अगले सीन में युन अपनी मदर के घर पहुंचता है। वो अकेली रह रही थी अपने डिवोर्स के बाद एक बड़े से बंगलों में, एंड वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी। लेकिन युन को उन्होंने फिलहाल कुछ भी नहीं दिया था क्योंकि उसने अपनी शादी तोड़ दी, जिस वजह से वो उससे बहुत गुस्सा थी। अब युन उन्हें उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए लेकर आता है। यहाँ से लौटते वक्त उसे कोइंसिडेंटली एक जाना पहचाना शख्स एक स्कूल गर्ल की उम्र की लड़की के साथ दिखते हैं, एंड तभी रिवील होता है ये शख्स है हारा के फादर, यानी कि युन के एक्स फादर इन लॉ। वह युन उनके साथ उस बच्ची को देख हैरान रह गया था, एंड हमें पता चलता है ये लड़की उनकी डॉटर है उनके सीक्रेट अफेयर के साथ, यानी कि हारा की स्टेप सिस्टर। और ये बात वो हारा से आज तक छिपाते आ रहे थे। लेकिन अब उनकी सीक्रेट अफेयर वाली जो लेडी थी वो अपने राइट्स चाहती थी, वरना वो उन पर केस कर देगी। हारा के फादर मिस्टर ओ युन से कहते हैं, प्लीज इस बारे में मेरी बेटी को मत बताना, वरना वो आसमान सर पर उठा लेगी। मनी मन यूं सोच रहा था, कैसे आदमी हो आप? वो चुप रह जाता है। लेकिन गड़बड़ तब शुरू हो जाती है जब एक लेडी उसके ही फर्म में केस लेकर आती है, और ये केस का डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम उसके फादर इन लॉ वाले केस की तरह था। यानी कि लेडी हो ना हो उनकी सीक्रेट अफेयर थी जो अपने राइट्स के लिए उन पर केस करने आई थी। हारा को ही ये केस मिलता है, एंड यून ये देख एकदम डर जाता है कि वो कैसे रोके सच बाहर आने से। रोकने के चक्कर में हड़बड़ाहट में वो सच खुद ही उल्टा रिवील कर देता है, और हारा एकदम 7वें आसमान वाला गुस्सा लेकर अपने फादर के यूनिवर्सिटी पहुंचती है, जहाँ पर ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स कैंपस में उनका मजाक उड़ा रहे थे कि टीचर होकर इनके अलग अफेयर चल रहे हैं। हारा अपने फादर से वहाँ सारे रिश्ते तोड़ देती है और कहती है, आप अपना लॉयर ढूंढ लेना, क्योंकि मदर की तरफ से मैं आपके अगेंस्ट केस लड़ूंगी। यहाँ पर सबसे बड़ी आयरनी की बात यह थी कि जो लेडी फर्म में केस को लेकर आई थी वो तो उनकी सीक्रेट अफेयर थी भी नहीं, बल्कि उन दोनों का केस सिमिलर था, यानी वे वजह इनका सच बाहर आ गया। अब हारा अपनी मॉम के घर जाती है, उन्हें सारा सच बता देती है कि फादर उन्हें चीट करते आ रहे थे, एंड उनकी एक दूसरी डॉटर भी है। ये सुन मदर को झटका लगता है। हारा उनसे कहती है उन्हें डिवोर्स देने के लिए, लेकिन मदर फिलहाल नहीं मानती। वो कहती है, मैं उस आदमी को डिवोर्स देकर और खुली छूट दे दूँ, कभी नहीं। उसके लिए सज़ा तो ये होगी कि वो मेरे साथ रहे घुट घुट कर। हारा उन्हें बहुत समझाती है कि इससे आपकी खुद की भी लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बाद में इस बारे में वो मैंने युन से भी डिस्कस करती है। युन हारा से कहता है, क्या डिवोर्स के बाद तुम्हारी मदर सच में अकेले खुश रह पाएगी? ये भी तो सोचो। वही मैंने हारा को एडवाइस देता है कि तुम्हारी मदर को तो अभी घर छोड़कर तुम्हारे साथ रहने आ जाना चाहिए। हारा कहती है पर वो नहीं आना चाहती, जिसमें मैन कहता है तुम्हारी फैमिली है, तुम जानो, मुझे क्या। ये सुन हारा को बहुत बुरा लगता है, एज इफ मैन उसे अपना समझता भी नहीं। यहीं दोनों के बीच लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि उनका ब्रेकअप हो जाता है। मैन कहता है तुम्हारे दिल में आज भी युन है,
इसलिए तुम उसके बाहर किसी को नहीं सोच पाती। मैंने जो कहा मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ये रहेगा कि तुम सोच समझ कर फैसला लो। वहीं दूसरी तरफ हारा को एक दिन अपने सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में एक स्कूल गर्ल मिलती है। ये उसकी स्टेप सिस्टर थी जो उसके साथ रहने आ जाती है। हारा उसे देखती ही कहती है, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ। लेकिन तब तक मॉमी घर को छोड़ देती है। हम देखते हैं उन्होंने खुद के लिए नया घर ले लिया था और वहाँ एक दिन में उनका खुद का भी नया बॉयफ्रेंड बन जाता है। एक्चुअली ये बंदा सालों से उनका दोस्त था। ये देख हारा एकदम चौंक गई थी। यहाँ 35 ईयर्स में उसका फिलहाल कोई भी पार्टनर नहीं है और यहाँ उसके पेरेंट्स इस एज में डिवोर्स के अगले ही दिन नए पार्टनर्स भी ढूंढ ले रहे हैं। हारा बीवी से इस बारे में डिस्कस करती है एंड बीवी वहाँ उसे कहती है, तुम्हें अगर सच में युन पसंद है तो उसे डायरेक्ट जाकर कह दो। युन इन दिनों एक केस में बिजी था। ये केस उसी लेडी का था जिन्हें उसने मिस्टर ओ की सीक्रेट अफेयर समझा था। फिलहाल वो उनकी हेल्प करा था क्योंकि उन्होंने अपने अफेयर को चाकू से स्टैब कर दिया होता है। एक्चुअली में बात यहाँ पर यह थी, उन लेडी की शादी नहीं हुई थी, फिर भी उनका एक रिलेशन था एक मैरिड आदमी के साथ और इसमें उनकी एक बेटी भी हुई जब बड़ी हो गई थी। पर सालों से आज तक वो आदमी उन लेडी या उनकी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करा था। इसी गुस्से में एक दिन उन लेडी ने उस आदमी को स्टैब कर दिया और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है और उस आदमी की वाइफ और फैमिली ने उस लेडी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया है। ऑपोजिशन वाला लॉयर यानी कि प्रोसिक्यूटर ये उनका बचपन का राइवल था जिसे हारा पसंद थी, पर हारा युन के साथ चली गई। इसलिए ये केस उन दोनों ही लॉयर्स के लिए बिल्कुल पर्सनल था। ट्रायल्स कई दिन चलते हैं। उन लेडी के खिलाफ सारे सबूत थे, पर उनकी बेटी युन से बस इतना रिक्वेस्ट करती है कि मेरी मॉम को प्रिजन जाने मत देना प्लीज़। लेकिन उसी दिन खबर आती है कि वो आदमी तो मारा गया, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर से ये केस मर्डर पे चला जाता है। युन एकदम टेंस हो गया था कि आखिर वो कैसे उन लेडी को बचाएगा, क्योंकि मर्डर की सज़ा उम्र कैद की होती है। इस बीच हारा युन के क्लोज जाने की कोशिश करती है और उसे प्रपोज कर देती है, पर युन केस में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि उसे रिजेक्ट कर देता है। हारा के यदि पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाता है, लेकिन वो उसे 5 बार और प्रपोज करती है और हर बार वो उसे रिजेक्ट कर दे रहा था। यानी इस वक्त तक हारा ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कूड़ेदान में डाल दिया था। युन ऐसा बार बार क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अब ट्रायल वाले दिन डॉक्टर्स से डिस्कस कर उन्हें विटनेस बॉक्स पर लाया जाता है, जब वो रिवील करती है कि उस आदमी की मौत स्टैब करने से नहीं हुई, उसे ऑलरेडी एक बीमारी थी और उस लेडी ने कभी उस आदमी को तो स्टैब किया ही नहीं। ऑपोजिशन वाला लॉयर कहता है उस लेडी ने चाकू कैरी किया था। इससे जाहिर होता है वो उसे मारना चाहती थी, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज तो अब भी लगेगा। युन ये रिप्लाई प्रेडिक्ट करके बैठा था और वो जानता था कि इस स्टेटमेंट के आने से केस से वो उस लेडी को नहीं बचा सकता, यानी कि मिनिमम 15 साल की सज़ा। इसलिए क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में वो अपनी फाइल रख देता है और अपने पूरे इमोशंस के साथ एक मोनोलॉग देता है जो बिल्कुल उसके दिल से निकला था। वो कहता है, माय लॉर्ड, एक रिलेशन बहुत ही अजीब होता है। कई बार हम किसी से प्यार करते हैं, उससे ही नफरत भी करते हैं। इन लेडी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, पर फिर नफरत भी। उस आदमी ने इन्हें छोड़ दिया। इस बात का गुस्सा न जाने सालों से उनके अंदर था, इसीलिए वो चाकू लेकर गई अपनी नफरत में, पर उन्होंने इसे यूज़ नहीं किया क्योंकि उनका प्यार उस नफरत के आगे जीत गया। जज सारे तमाम सबूत को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाते हैं कि लेडी ने मर्डर नहीं किया, पर क्योंकि वो चाकू कैरी करके गई थी और एक पल को उनके दिल में ये ख्याल आया था तो उन्हें सज़ा दी जाएगी। पर क्योंकि उनकी एक बेटी भी है और वो लेडी खुद एक बुरी इंसान नहीं है, तो उन्हें आधी सज़ा दी जाएगी, यानी कि 7 साल की। ये सुन युन एकदम उदास हो जाता है क्योंकि वो उन लेडी को बचा नहीं पाया। पर उन लेडी की डॉटर युन से मिल कहती है, थैंक यू सर, आपके कारण फाइनली मेरी मदर पर से मर्डर का टैग हट गया। आपने पूरी कोशिश की, इसलिए दिल से शुक्रिया। युन ये सुन एक कंफर्ट महसूस करता है। फिर वो जब लौट रहा था तब उसका ऑपोजिशन वाला लॉयर उसका मजाक उड़ाता है कि हारा भी तुम्हारी वजह से दुखी है और तुम केस भी हार गए। युन ये सुन एकदम गुस्से में आकर उसके पास जाकर उसे कहता है, केस तुम हारे हो, मैं नहीं। और रही बात हारा की, तो किसने कहा हारा दुखी है। वहाँ से निकल वो घर आते हुए उसे कॉल करता है। हारा एकदम जल्दी से कॉल पिकअप करती है एंड यहाँ पर युन उसे प्रपोज करता है। वो कहता है, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। हारा कहती है, वो तो हम रोज़ ही मिलते हैं, इसमें क्या खास है। युन कहता है, वैसे नहीं। यानी कि यहाँ पर उनकी लव स्टोरी आखिरकार दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों साथ में डिनर डेट पे जाते हैं, ऑफिस पे हर वक्त साथ में मिलने लगते हैं। इनके लिए मानो इनकी 20s वापस आ गई हो। प्यार के साथ ऑफिस में छिप कर मिलना उनके लिए एक थ्रिल था। वैसे भी पूरे ऑफिस में कोई सोच भी नहीं सकता कि डिवोर्स के बाद वो दोनों दोबारा साथ आएंगे। पर युन याद करता है कि फर्म के सीनियर मिस्टर हांगिल ने उसे क्या कहा था, तुम और हारा अब भी एक दूसरे से प्यार करते हो, बस तुम दोनों को इस बारे में पता नहीं है। कई बार नफरत में भी प्यार होता है। इन्हें लॉयर क्यों बनाया है, लव गुरु घोषित कर दो। एक दिन युन और हारा डिनर पे हारा के घर जाते हैं। वहाँ वो लोग फिजिकली क्लोज आने वाले थे कि तभी बीवी हारा को कॉल कर कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो डर कर अपने कमरे में आ जाती है, उसे कंसोल करने लगती है। अब हारा खुद भी डर गई थी कि प्रोटेक्शन यूज़ करने के बाद भी अगर वो भी प्रेग्नेंट हो गई तब
वो ये कंसर्न यून से शेयर करती है कि अगर हमारा बेबी होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। यून बेबी के सख्त खिलाफ था। उसे बच्चे पसंद थे, लेकिन वो अपने बच्चे नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मानना था बच्चों के आने से रिलेशन छोड़कर वो लोग सिर्फ बच्चों पे ही फोकस करने लगेंगे और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी। वहीं हारा एक बेबी चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था एक बेबी के आने से उनका रिलेशन और मजबूत हो जाएगा। वो बेबी उनके रिलेशन को एक नई डेफिनेशन देगा। हारा कहती है, तुम जैसे लोगों के कारण आज हमारे देश की आबादी डिक्लाइन हो रही है। कोरिया का बर्थ रेट लोएस्ट है। यून इस बात को बाकी बातों की तरह बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वही दूसरी तो हमें पता चलता है बीवी के बच्चे का फादर था सीवुक। वो उसे ये बात नहीं बताती, क्योंकि उसे नहीं लगता था सीवुक उससे शादी करेगा। लेकिन एक दिन ऑफिस में सीवुक उसके डेस्क पे मेडिकल रिपोर्ट्स देख लेता है कि बीवी प्रेग्नेंट है। वो उसे कहता है, प्लीज़ मुझे बता दो कि वो बच्चा मेरा है। वो कहती है, क्या इसे कुछ बदल जाएगा? वो कहता है, हाँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वो कहती है, पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम और मैं कंप्लीटली दो अलग इंसान हैं। तुम पुराने ख्यालात वाले हो और मैं वैसी नहीं हूँ। सीवुक उसके लिए खुद को चेंज करने के लिए भी तैयार था। उसे बस एक फैमिली चाहिए थी। आज शाम को वो उसे अपने साथ कार में कहीं लेकर आता है। फिर पहुंचकर वो उसे कहता है, प्लीज़ बाहर आओ। वो उसे कहती है, बीच सड़क में क्यों लाए हो? सीरियल किलर हो क्या? तभी वो कार की बैक सीट को खोलता है और अंदर से बलून्स निकलते हैं और वहाँ नी बैंड कर एकदम रोमांटिक अंदाज में वो उसे एक रिंग के साथ शादी के लिए पूछता है। बीवी इतना प्यारा गेस्चर देख कैसे ही मना कर पाती। उनकी लव स्टोरी के किस्से सुन हारा एकदम जेलस फील करी थी कि बीवी कितनी खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा पार्टनर मिला है। और यहाँ यून को देखो, इसे बेबी चाहिए ही नहीं। इस बीच हारा की मदर यून को एक दिन उसके घर बुलाती है और कहती है, तुम उसके एक्स हस्बैंड हो और अब दोबारा उसे डेट करे हो। कोई शर्म बाकी भी है या नहीं? प्लीज़ उसे छोड़ दो। मेरी बेटी को दिमाग नहीं है एंड तुम उसके लिए कहीं से भी फिट नहीं हो। यून कहता है, मदर इन लॉ, पिछली बार मैंने ही उसे छोड़ा था, पर इस बार नहीं। जब तक वो मुझे खुद जाने नहीं कहेगी मैं नहीं जाऊँगा। अब हम देखते हैं हारा एक तरकीब लगाती है यून को बेबी के लिए कन्विंस करने के लिए, क्योंकि यून को पैसे का लालच था। वो उसे लेकर यून की मदर के घर आती है और पहले ही उसने मदर इन लॉ से बात कर लिया था कि आप यून को कोई बड़ा सा फ्लैट गिफ्ट कर दो बेबी के लिए राजी होने के बदले। वह मदर बिल्कुल ऐसा ही करती है और कहती है, प्लीज़ अब जल्दी करना, पैसे ऐसे ही नहीं मिलेंगे। लेकिन यून ये देख एकदम नाराज़ हो जाता है। वहाँ पर वो अपनी मदर से लड़ाई कर लेता है एंड हारा ये देख एकदम डर जाती है कि ये उसने क्या कर दिया। वो पूरे रास्ते उससे माफ़ी मांगती है, जिस पर यून कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, क्योंकि तुम तो सच जानती भी नहीं कि मेरी मदर असलियत में कैसी इंसान है। हारा पूछती है, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? अब यहाँ पर यून इस कहानी का सबसे बड़ा राज रिवील करता है। वो बताता है, बचपन में ही मदर ने फादर से डिवोर्स ले लिया था एंड मैं और मेरी छोटी बहन मदर के साथ रहते थे। मदर बचपन से पैसों को ज़्यादा अहमियत देती थी और यून को वो पैसों से डराती थी कि अगर तुम मार्क्स कम लाओगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे खाने के, तुम लंच टाइम में स्कूल में भूखे रहोगे। यून की बात सुन हारा कहती है, तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम्हारी एक छोटी बहन भी थी, तो वो कहाँ पर है? यून बताता है, वो मारी गई। हम देखते हैं सालों पहले जब यून छोटा था, मदर सुबह से रात तक जॉब के लिए जाती थी और यून घर पे अपनी छोटी बहन की बेबी सिटिंग करता था। उसके दोस्त अक्सर फुटबॉल खेलने के लिए उसे बुलाने आते, पर वो मना कर देता क्योंकि वो अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकता था। पर था तो यून भी एक छोटा बच्चा ही, और बड़े होने की वजह से यून को प्यार मिलने की जगह बस जिम्मेदारियां मिली थी। एक दिन उसकी बहन सो जाती है और यून ये देख सोचता है कि आज वो फुटबॉल खेलने चला जाए। वो चला जाता है, तभी थोड़ी देर में उसकी बहन उठती है। आसपास वो ओप्पा कहकर अपने भाई को पुकार रही थी, लेकिन वो घर पर नहीं होता। वो कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे आती है और सोसाइटी कंपाउंड के जस्ट सामने वाले रोड पे एक कार उस बच्ची को उड़ा देती है। मदर ये खबर सुनते ही यून पे इसका सारा दोष डाल देती है, ये रियलाइज के बिना कि है तो यून भी एक बच्चा ही। आज अगर बचपन में वो उसे उसकी बहन का कातिल कहेगी तो बड़े होने पर उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। एंड यही कारण था कि आज तक यून को बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो डरता था अपने खुद के बेबी होने से कि कहीं उसके छोटी बहन की तरह उस बच्चे की भी मौत ना हो जाए। वो हारा उसे कंफर्ट देती है। यून को लगता है हारा उसकी बात समझ रही है, या हम सोच पाते हैं इसी वजह से यून ने पहले हारा को डिवोर्स किया था, क्योंकि बेबी वाली बात आते ही वो डर जाता था। अब अगले दिन वो ऑफिस में हारा के कमरे में एंटर करता है। वो हारा फ़ोन पे अपनी मदर से बात करी थी। वो उनसे कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं उसे छोड़ दूंगी अगर उसने बच्चे वाली बात को नहीं माना। ये सुन यून के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है अगर मैंने हारा के साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर कर दी तब भी हारा को बच्चे इतने पसंद है कि उसके पास्ट को जानकर भी वो उसे ऐसे ट्रीट करेगी। वो हारा से बिल्कुल नाराज़ हो जाता है, इस हद तक कि एक डिसरिस्पेक्टफुल वे में वो दोनों दोबारा अलग हो जाते हैं। हारा जो कि इन सबसे बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि मदर से फ़ोन में वो अपने कज़न से रिलेटेड बात करी थी जिसकी लाइफ में सेम डिवोर्स वाली केस चल रही है, ना कि अपने और यून की बात। पर यह मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों को दोबारा से अलग कर देती है।
इस बार दोनों एक दूसरे से नफरत करे थे। हारा को लग रहा था यून एक बुज़दिल है जो सिर्फ अपनी मन की करना चाहता है। जब चाहो रिलेशन बना लो और जब चाहो तोड़ दो। वहीं यून, उसे लग रहा था हारा उसका सच जानकर भी एक इमोशनलेस पर्सन की तरह बस उससे अपनी बातें मनवाना चाहती है। उससे बस बेबी चाहिए और कुछ नहीं। अगले दिन यून की मदर उस रात वाले इंसिडेंट के गुस्से में उसके खिलाफ केस कर देती है। वो चाहती थी इधर यून दूसरी शादी करे या फिर वो बचपन से लेकर आज तक मदर ने उसके लिए जितने पैसे खर्च किए हैं वो मदर को वापस कर दे। ये देख यून समझ नहीं पाता कि उसे ही ऐसी मदर क्यों मिली। दूसरी तरफ हारा को एक केस मिलता है। उसमें एक कपल था जहाँ हस्बैंड के बेइंतहा प्यार के बावजूद वही बार बार हस्बैंड को चीट कर दे रही थी। ये देख हस्बैंड का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आता। हारा से वो कहता है शायद कुछ लव स्टोरीज अधूरी रहने के लिए ही बनती हैं। वो यून को कॉल कर कहती है प्लीज़ आज के बाद तुम कभी भी मुझसे प्यार से मत बात करना। तुम्हारा केयरिंग नेचर मुझे फिर से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्लीज़ मुझे बाकियों के जैसे ट्रीट करना और मुझे कभी कॉल मत करना। अब मुझे तुमसे बाहर निकलना होगा। यून और हारा दोनों ही साथ बिताए लम्हों को याद कर एकदम इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। अचानक हारा को अपनी मदर से पता चलता है कि उन्होंने यून से कहा था हारा को छोड़ देने के लिए। ये सुन हारा एकदम नाराज़ हो जाती है और अगले दिन यून से मिल पूछती है प्लीज़ मुझे बताओ क्या तुमने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि मॉम ने कहा था? क्योंकि मैं तुमसे कभी ब्रेकअप करना नहीं चाहती थी। हारा को एक बार और मौका मिल गया था यून के पास आने का, लेकिन अब तक वो इस बात से बेखबर थी कि यून ने उसके कज़न वाली कन्वर्सेशन को उन दोनों के बारे में समझ लिया है। वह यून बातों को अवॉइड करना चाहता था, लेकिन हारा उसे कहती है प्लीज़ मुझे बताओ तुम उसे नाराज़ क्यों हुए थे, बात क्या है? तभी यून की दोस्त उसे मैसेज करती है तुम्हारी मॉम दोबारा केस कर रही है। ये सुन उसका दिमाग एकदम गुस्से में आ जाता है एंड वहाँ पर वो उस बात को कहता है जो शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी। वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी मॉम क्या चाहती थी, तुम हर बार मेरे पीछे आती हो। मैंने तुम्हें अपना समझकर मेरी फैमिली के सारे राज बताए, पर तुमने क्या किया, अगले दिन मुझसे ब्रेकअप करने की बात। हारा कहती है मैं और तुमसे ब्रेकअप? उसे लगता है कि उन उस पर ही दोष डाल रहे हैं और यहाँ एकदम नम आंखों के साथ वो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। वहीं फिर हारा को कॉल आता है कि यून की मॉम हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं और यून ने उन्हें ब्लॉक करके रखा है, इसलिए वो लोग उसे ही कॉल करे हैं। तुरंत हारा यून को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। वहाँ डॉक्टर से मिलने के बाद यून कहता है अभी शायद वो बेहोश है, तुम अपनी घर जा सकती हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुमसे बुरी तरह बात करता हूँ जबकि तुम मेरा अच्छा चाहती हो। हारा कहती है मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, पछतावा बहुत दर्द देता है, रिग्रेट नहीं करना चाहिए। इसलिए आज तुम प्लीज़ अपनी मॉम से अपने दिल की सारी बात कह देना जो भी सालों से तुमने वहाँ दफना के रखी है। फिर वो चली जाती है और यून रूम के अंदर आकर अपनी मॉम का हाथ पकड़ कहता है मॉम मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैंने हमेशा आपको अकेले छोड़ दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भागता रहा आज तक, शायद मेरी ही गलती थी कि मेरी बहन की मौत हो गई। तभी उनकी आंखें खुलती है और वो उसे कहती है यून मुझे पहले मौका नहीं मिला, लेकिन आज मौत को इतने करीब से देख मैं समझ चुकी हूँ मेरी गलती। प्लीज़ मुझे तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन की मौत का दोष देने के लिए माफ़ कर दो। मैंने उस दिन जो कहा था वो एक इम्पल्सिव रिएक्शन था, मैंने कभी ज़िंदगी में बात मीन नहीं की थी। तुम्हारी बहन शायद इस दुनिया में कम उम्र लेकर ही आई थी, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष, तुम खुद भी तो एक बच्चे ही थे। इस बात को सुन यून की लाइफ से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। उसे सालों से बस यही सुनना था कि उसकी मॉम उसे कह दे कि वो उसकी बहन का कातिल नहीं है, इसमें उसका दोष नहीं था। और अब शायद वो अपने खुद की बेबी के लिए भी तैयार था। वो कल ऑफिस जाता है इस उम्मीद में कि शायद 1% चांस ही हो उसके और हारा के दोबारा साथ आने के, लेकिन ऑफिस में इंटर करते ही उसे पता चलता है हारा शहर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। वो उसे टेरेस पे बात करने जाता है। हारा कहती है तू चाहिए थी, तुम, मैन, फिर तुम, बस यही मेरी दुनिया बन चुकी थी, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, शायद मुझे खुद को एक और मौका देना चाहिए। उसकी बातें सुन यून अपने दिल की बात वहाँ नहीं कहता। फिर हम देखते हैं आज रात को वो डिनर पे सच में आई थी कि अपनी मॉम के साथ। वही यून एक थेरेपिस्ट के पास आता है। वहीं कुछ दिनों बाद बीवी और सीवो की शादी थी, उसमें सभी लोग आते हैं, हारा और यून भी। जब हारा यून को मुड़कर देखती है तो वो अपने दोस्तों से बातें करते हुए स्माइल कर रहा था। वही जब यून हारा को देखता है तो हारा अपने दोस्तों से बात करी थी। फिर हारा अचानक वहाँ से चली जाती है। यून भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। वहाँ बैंकेट से बाहर निकलते ही यून हारा से कहता है हारा क्या हम दोबारा एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स बन सकते हैं? हारा उसकी तरफ मुड़कर देखती है और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।